के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज होली पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कहानियों और उपन्यास की बात करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और जो यूपीएससी का कल रिजल्ट आया है उसमें भी जो हमारे सफल अभ्यर्थी हैं उनको भी हार्दिक बधाई। तो होली पर आधारित देखिए, ऐसा जिस तरीके से आप देख रहे हैं और हर त्यौहार पर आप लोगों के लिए कुछ विशेष लेक्चर दिया जाता है, ऐसी जानकारी बहुत ही कम जगह आप लोगों को मिल पाती है। कई लोगों ने रात में लाइव कक्षा में भी कहा कि सर थोड़ा सा कुछ करा दीजिए, जैसा कि हर त्यौहार पर होता है। तो इसलिए आइए होली पर आधारित कुछ ज्ञानवर्धक कहानियाँ और उपन्यास की बात करते हैं। देखिए, कोई भी त्यौहार हो उससे संबंधित बहुत सारे साहित्य में कहानियाँ भी आपको मिलेंगे, उपन्यास भी मिलेंगे और अक्सर वहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप मनोरंजन भी करिए और साथ में कुछ चीज़ें सीखते भी चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी की दो कहानी है, एक है होली का उपहार कहानी और एक है प्रेम की होली कहानी। उसी के साथ आप गोदान देखेंगे, गोदान उपन्यास में भी फागुन और होली का जिक्र है। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आप लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं और आज होली खेल ही रहे होंगे और खूब गाना भी गाते हैं, फाग भी गाते हैं। और यह फाग आपको पता होगा कि होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। ये जो फाग है, यह फाग किस उपन्यास में गाया गया है, किस उपन्यास में है? अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है वीडियो के अंत तक आप बने रहें और देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप यह भी देखेंगे कि सुखी स्वाधीन है जो है उन्हीं को रंग की होली, गुलामों के लिए होली सदा है खून की होली। ये पंक्ति किस नाटक में है आप जरूर बताइएगा अगर आपको पता है। नहीं पता है तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें और देखें, ऐसी ही ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अभी हम लोग प्रेम की होली और होली का उपहार, इन दोनों कहानियों की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले आप गोदान आपके पाठ्यक्रम में है, आपने पढ़ा होगा गोदान। गोदान का 20वां अध्याय अगर आप देखें, 21वां अध्याय अगर आप देखें तो होली का जिक्र किया है प्रेमचंद जी ने। फागुन और होली का जिक्र है अध्याय 20 में, जहाँ से आप देखेंगे लिखा है, फागुन अपनी झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुँचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर के सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों में छिपी हुई संगीत का गुप्त दान कर रही थी। वहीं अध्याय 21 का प्रारंभ कुछ इस तरह से होता है कि देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मंजीरा बजता है। होली के 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते ही आल्हा शुरू हो जाता है और सावन भादों की कजलियाँ होती हैं। तो ये गोदान उपन्यास में आप देखेंगे कि आपको ये चीज़ मिलेगी। ऐसे होली का उपहार कहानी अगर हम देखें तो इसमें पात्र मैकूलाल हैं, अमरकांत हैं, सुखदा देवी हैं। सुखदा देवी अमरकांत की पत्नी हैं। होली का उपहार में आप देखेंगे निष्कर्ष यह निकलता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय, यानी समाज से बुराई को मिटाना, ये होली के उपहार में है। क्या है पूरी कहानी? आप यहाँ पर देखें कि मैकूलाल हैं, अमरकांत के घर शतरंज खेलने आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अमरकांत, आपको संक्षेप में बता रहे हैं, अमरकांत ससुराल जाने के लिए तैयार होते हैं और मैकूलाल पूछते हैं कि ससुराल भाई पास ही में तो है, अभी आज ही से क्यों तैयार हो रहे हो? कल चले जाना, कल सुबह निकलोगे, आधे घंटे का रास्ता है, आप पहुंच जाओगे। फिर बातचीत दोनों मित्रों में होती है। मैकूलाल पूछते हैं अमरकांत से कि ससुराल में कुछ ले जाने के लिए आप लाए हैं? वहाँ की पत्नी आपको देखेगी, क्या सौगात लेकर आए हैं? फिर पूछते हैं कौन सा सौगात लिया जाए। यही बातें चल रही होती हैं दोनों मित्रों में। तब तक ये देखते हैं कि एक पारसी महिला नए फैशन की साड़ी पहने हुए मोटर पर निकल गई और उसी साड़ी को देखकर मैकूलाल और अमरकांत का मन मोह लिया उस सूफियानी रंग ने।
फिर पता करते हैं साड़ी कहाँ मिलेगी, तो बताते हैं कि हासिम की दुकान पर मिलेगी। हासिम की दुकान पर ये साड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन ये साड़ी है विदेशी साड़ी, और उस समय विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाता था। स्वयंसेवी संघ के लोग वहां पर मौजूद थे कि जो विदेशी कपड़े खरीदेगा तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। और वहीं पर पहुंचते हैं अमरकांत पीछे के दरवाजे से साड़ी खरीदने के लिए। तब तक कुछ स्वयंसेवी उनको देख लेते हैं, उनको पकड़ते हैं। और हासिम की दुकान कहाँ है, तो लखनऊ के अमीनाबाद में, लखनऊ के अमीनाबाद में है। तो होली में उपहार देने के लिए, होली के उपहार खरीदने के लिए अमरकांत जाते हैं और उस विदेशी साड़ी को खरीदने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तब तक बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, स्वयंसेवी लोग पहुँचते हैं जो धरना दे रहे होते हैं, और अमरकांत को पकड़ लिया जाता है। उनकी साड़ी छीन ली जाती है उनके हाथ से, उनके कपड़े फट जाते हैं, और यह सारा कारनामा होता है। वहाँ से भागते हैं अमरकांत, और उनका पाँव एक बुढ़िया के लग जाता है, बुढ़िया गिर जाती है, उसे उठाते हैं, क्षमा मांगते हैं। इतना ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और उसी बीच वहाँ पर एक महिला आती है, वहाँ पर एक महिला आती है, और महिला कहती है कि आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आपकी साड़ी मिल जाएगी, जिसने भी छीना है उससे दिलवाया जाएगा। और वह स्वयंसेवी महिला थी। यहाँ पर आप देखें, उस स्वयंसेवी जो महिला थी, उस महिला का नाम था सुखदा देवी। महिला ने समझाया कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर महिला कहती है आप किसके लिए ख़रीद रहे थे, क्यों ख़रीद रहे थे? तो उन्होंने बताया कि अपनी पत्नी के लिए मैं ख़रीद रहा था और सौगात देने के लिए ख़रीद रहा था। तो उन्होंने कहा समझाया नहीं आपने कि विदेशी कपड़े ना पहने? तो कहा उनको पता ही नहीं था। ये सारी चीज़ें आपस में बात होती है। फिर पूछते हैं आप किस मोहल्ले में रहते हैं? कहते हैं सआदतगंज में। कहते हैं आपका शुभ नाम क्या है? वो महिला पूछती है। कहते हैं अमरकांत। युवती ने तुरंत जरा सा घूंघट खींच लिया और सिर झुकाकर युवती ने तुरंत संकोच और स्नेह से भरे स्वर में बोली आपकी पत्नी तो आपके घर में नहीं है, उन्होंने फरमाइश कैसे की? अमरकांत ने चकित होकर पूछा आप किस मोहल्ले में रहती हैं? कहती हैं घसियारी मंडी। आपका नाम सुखदा देवी तो नहीं है? हो सकता है इस नाम की कई स्त्रियां हैं। आपके पिता का नाम ज्वाला दत्त जी है, उस नाम के भी कई आदमी हो सकते हैं। और वास्तव में ये सुखदा देवी ही थी अमरकांत की पत्नी, अमरकांत की होने वाली पत्नी। और फिर अमरकांत ने वहीं से सीख ले ली, समझ गई कि ये तो सुखदा देवी हैं, मेरी होने वाली पत्नी। और अमरकांत ने जेब से दियासलाई निकाली और वहीं सुखदा के सामने उस साड़ी को जला दिया। तो यहाँ सुखदा के उस साड़ी को जला दिया, यानी जो बुराई है, जो समाज में फैली बुराइयां हैं, उनको मिटाना है। और फिर ये अमरकांत उस साड़ी को जलाकर और सभी स्वयंसेवी के साथ में हो जाते हैं। और यह भी उसी विदेशी कपड़ों का विरोध करने लगते हैं। बाद में पुलिस आती है, इनको भी पकड़कर ले जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे होली का उपहार। अब उसके बाद में प्रेम की होली कहानी, जिसमें पात्र गंगी है, 17 साल से विधवा स्त्री है। मैकू महतो हैं जो गंगी का दादा है। बुद्धू सिंह कोठार वाले हैं। गरीब सिंह बुद्धू सिंह का बेटा है। होली में फाग गाता था। यहाँ गरीब सिंह से गंगी का प्रेम हो जाता है, लेकिन होली के दिन ही, अगले वर्ष होली के दिन गरीब सिंह की मृत्यु हो जाती है। गरीब सिंह बीमार रहता है और यह गंगी के लिए यह होली कैसी होली निकली? तो प्रेम की होली। उसका प्रेम उस होली में, उस होलिका में गंगी का प्रेम जल जाता है। तो ये कहानी है प्रेम की होली। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये प्रेम की होली पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये प्रेम की होली पूरा का पूरा यहाँ पर है। अगर आप कहेंगे तो आपको मैं भेज दूंगा, इसे आप पढ़ सकते हैं। बहुत छोटी कहानी है, 4 पेज की कहानी है। इसे अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सिंदूर की होली नाटक जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। इसमें चिरंतन नारित्व की समस्या का प्रतिपादन किया गया है।
लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या प्रधान नाटक का जनक कहा जाता है। इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा था। इस नाटक में 3 अंक हैं। नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष 2 स्त्री पात्र हैं। मुख्यतः सिंदूर की होली नाटक विधवा पुनर्विवाह का समर्थन इसमें किया गया है। सिंदूर की होली नाटक में क्योंकि नाम होली से है, इसलिए मैंने इस नाटक को यहाँ पर ले लिया ताकि आप लोगों को बताया जा सके। सिंदूर की होली, जिसमें जो चंद्रकांता है वो मुरारी लाल की बेटी है, उम्र 20 वर्ष है, नाटक की प्रमुख पात्र है, रजनीकांत से प्रेम करती है और मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। वहीं मनोरमा रूढ़िवादी सोच वाली है, लड़की है, चंद्रकांता की विरोधी है और उम्र इसका 18 वर्ष है। सच्चे रंग कहानी ममता व्यास की कहानी है। इसमें भी होली के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। माता और उसके पुत्र सोम के बातचीत के रूप में पूरा अंकन किया गया है। सोम अपनी माता से कहता है, माता आपको रंग क्यों नहीं पसंद है, क्यों नहीं रंग खेलती हैं, क्या आपको बचपन से रंग पसंद नहीं था। इस पर सोम की माता पूरा वृतांत बताती हैं, कहती हैं जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले रंग मुझे सबसे पसंद था, मेरा सबसे प्रिय त्यौहार होली था। अपनी सखियों के साथ, गांव के लोगों के साथ खूब मस्ती के साथ होली मनाया जाता था। लेकिन जब से शादी हो गई है, शादी में पहली बार यहाँ पर जब मैं आई, पहली होली पड़ी, तो उस पहली होली में मैं पूरी तैयारी के साथ थी कि इस बार रंग लगाऊंगी लोगों को, यहाँ भी होली उसी जश्न के साथ मनाया जाएगा। लेकिन जब मैं रंग लेकर देवर को लगाने पहुंची तो वहाँ पर ससुर जी ने मना कर दिया और कहा महिलाओं का ये त्यौहार नहीं है, महिलाएं अंदर रहें, जाइए रसोई में जाइए, और डांट कर मुझे भगा दिया गया। और इस तरीके से हम महिलाएं, हम जैसी कितनी महिलाएं कैद हैं। तो महिलाओं की जो स्थिति है, यथार्थ अंकन इसमें किया गया। अशिक्षित और गांव के मध्यवर्गीय जीवन में होली के समय महिलाओं की स्थिति का अंकन ममता व्यास ने सच्चे रंग कहानी में किया है। खैर वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जिस समय ये कहानी लिखी गई ममता व्यास के द्वारा, उस समय अगर गांव में देखें, अशिक्षित लोगों में देखें, तो कुछ इस तरीके का माहौल पहले था। ऐसे मैला आंचल उपन्यास जो फणीश्वर नाथ रेणु का है, जिसकी भूमिका में फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा, मैला आंचल भी आपके पाठ्यक्रम में है। देखिए मैं अलग की बातें नहीं करता हूँ, आप लोग जानते हैं, एक नहीं हमारे बहुत सारे वीडियो पब्लिश हैं, आप देखें। इधर उधर की बातें नहीं करना हम लोगों को। अगर आप अपना समय दे रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो उससे आपको जानकारी मिलनी चाहिए, और ऐसी जानकारी जो आपकी परीक्षा में काम आए। और यही कारण है कि हमारे यहाँ रिजल्ट सबसे ज़्यादा लोगों का मिल रहा है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बातें की जाती हैं। तो मैला आंचल जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, फणीश्वर नाथ रेणु का है, इसकी भूमिका में लिखा है, इसमें फूल भी है, सूल भी, धूल भी है, गुलाल भी। तो जो गुलाल की बात की गई है वो गुलाल अर्थात इसमें होली भी है, होली की भी बात की गई। होली का भी प्रसंग आता है, जहाँ डॉक्टर और कमली के बीच का ये होली का प्रसंग है। पूरा आप देखें क्या प्रसंग है। बेचारा डॉक्टर रंग भी देना नहीं जानता, हाथ में अबीर लेकर खड़ा है, मुंह देख रहा है कहाँ लगावें। कहता है जरा अपना हाथ बढ़ाइए। तो कमली कहती क्यों? डॉक्टर कहता हाथ पर गुलाल लगा दूं। फिर आप होली खेल रहे हैं या इंजेक्शन दे रहे हैं? कमली कहती आप होली खेल रहे हैं या इंजेक्शन दे रहे हैं? चुटकी में अबीर लेकर ऐसे खड़े हैं मानो किसी के मांग में सिंदूर देना हो। कमली खिलखिलाकर हंसती है, रंगीन हंसी। फिर डॉक्टर अबीर की पूरी झोली कमली पर उलट देता है, सिर पर लाल अबीर बिखर गया, मुंह पर, गालों पर, नाक पर। कहते हैं सिंदूर लगाते समय जिस लड़की के नाक पर सिंदूर झड़कर गिरता है वह अपने पति की बहुत प्यारी होती है। तो ये जो आप प्रसंग देख रहे हैं, यह मैला आंचल का आपने प्रसंग देखा। पानी के प्राचीर उपन्यास जो कि रामदरस मिश्र का है। रामदरस मिश्र का यह पहला उपन्यास है, पानी के प्राचीर। रामदरस मिश्र का यह पहला उपन्यास है, पानी के प्राचीर। यह गांव की जिंदगी के आत्मीय रंग इस उपन्यास में बहुत गहराई से उभर कर सामने आए हैं। आप इसमें देखेंगे कि होली गीत भी आपको मिलेगा,
पानी के प्राचीर में जिस गांव का जिक्र है पांडेपुर गांव, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। पांडेपुर गांव के छोटे 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 बड़े, अमीर गरीब, ऊंच नीच, मास्टर खेतिहर, प्रगतिशील, प्रक्रियावादी, तमाम तरह के लोगों की एक जमात है जो समय और इतिहास, शोषण और बगावत से टकरा रही है। इस गांव में आरंभ से ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जो अपने तीज त्योहार मना रहे हैं, गा रहे हैं। होली के लिए, इसमें होली के लिए क्या करते हैं, गांव में अभी भी आप देखें कि जब होली होती है, आप लोग गांव में हैं, जितने लोग गांव में जानते होंगे कि जब होली का दहन होता है, वहाँ पर जो लकड़ियों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर जो सरकंडे रखे जाते हैं, तो लोगों से इकट्ठा किया जाता है, गाँवों से इकट्ठा किया जाता है। लेकिन कुछ हुड़दंग टाइप के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि चोरी से किसी की झोपड़ी उठाकर ला कर डाल दिए, या जो सरकंडा, जो गोबर से बनाया जाता है, जो सरकंडा होता है, उसकी जो ढेर होती है, उसी को पूरा उठाकर लाकर डाल दिया जाता है। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो आज भी आप देखेंगे गाँव में चलती है। तो होली के लिए गरीबों की झोपड़ियाँ लूट रहे हैं, गोहरा लूट रहे हैं। गोहरा उसे कहते हैं जो सरकंडे की ढेर होती है, पूरी लगी होती है, गोहरा लूट रहे हैं। और पीछा किए जाने पर, चूंकि पीछा किए जाने वाला गरीब जाति का होता है, छोटी जाति का होता है, इसलिए उसे मारते हैं, पीटते हैं। ये गांव की वास्तविकता है। और इस वास्तविकता को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना ही शायद मिश्र जी का उद्देश्य नहीं था, रामदास मिश्र जी का शायद ऐसा उद्देश्य नहीं था। इसीलिए उपन्यास के आरंभ में आप देखेंगे कि इसमें विवेक, राजनीति, समझदारी, प्रगतिशील दृष्टि का समन्वय करते हैं। और इस समन्वय का प्रतीक कौन है? निरंजन। इसका पात्र जो निरंजन है वह कहता है, यह हमारा अन्याय है कि हम निर्बल तेली का गोहरा भी उजाड़े और मारे भी। कौन कहता है? निरंजन कहता है। वहीं इसका एक पात्र है नीरू, इसमें एक पात्र नीरू भी है। नीरू के साम्यवाद उपन्यास की बुनियाद है, जहां से प्रगतिशील और आप देखेंगे तो प्रतिक्रियावादी तत्वों की जमात अलग होने लगती है। होली में झोपड़ी के साथ गरीब लोग या गरीब रामदीन को भी चारपाई सहित उठाकर डाल देते हैं, उसकी झोपड़ी डाल देते हैं रामदीन की। रामदीन को उठा लाते हैं चारपाई सहित और उसी होलिका में डाल देते हैं। रामदीन होली जलने के मौके पर उसी ढेर में पड़ा रहता है और जब लोग उसे निकालना चाहते हैं तो वह सत्याग्रह की भाषा में कहता है, मुखिया बाबू किस लिए निकलूं? बाल बच्चों को भगवान ने छीन लिया, जो रही सही झोपड़ी थी उसे आपके इन राजकुमारों ने उजाड़कर होली मैया में डाल दिया। अब इससे बढ़िया चिता कहाँ मिलेगी? आज आप लोगों को आशीष देती हुई सांस सांस उड़ जाएगी। तो रामदीन का ये जो कथन है वो आप देखें कि किस तरीके से होली में क्या किया जाता है, गाँव का क्या माहौल रहता है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निरंजन का जो उद्देश्य है, निरंजन का जो संदेश है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये हमारा अन्याय है कि हम निर्बल तेली या निर्बल लोगों के गोहरा को उजाड़ें, उन्हें मारें, पीटें, उनकी झोपड़ियाँ जला दें। यह उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस उपन्यास में देखें। इसके बाद में इस बार होली में कहानी संग्रह है, इस बार होली में कहानी संग्रह आप देख रहे हैं जो कि रामदरस मिश्र का ये भी है। इसमें 19 कहानियाँ संकलित हैं। अब हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, यही नहीं पता होगा कि इस बार होली में कहानी संग्रह है किसका। अगर आपने उपन्यास नाम सुना 20 बरस, जो 20 बरस उपन्यास है रामदरस मिश्र का, उसी का अंश है एक बार होली में कहानी के रूप में। इसमें जो 19 कहानियाँ संकलित हैं, जैसे भविष्य कहानी है, साढ़े साती कहानी है, बहुत सुन चुकी, एक मात्रा, बहुत सुन चुकी, और इसके बाद में एक कुछ ऐसा है कि एक यात्रा यह भी, हाँ एक यात्रा यह भी है, कुमुद कथा है, शारदा कुंज है, छोटू और कुत्ता है, क्लाइमैक्स है, जिंदगी के रास्ते है, चंपा, अकेलापन, टेंशन, चिकित्सा, और इसके अलावा थकी हुई सुबह जो उपन्यास है रामदरस मिश्र का, थकी हुई सुबह। थकी हुई सुबह से एक अंश लिया गया बेटी,
बेटी शीर्षक कहानी लिखा गया, जो कि अंश है थकी हुई सुबह का। बेटी कहानी भी इस बार होली में कहानी संग्रह में संकलित है। पानी, परदेश में, लड़की, हद से हद तक, तो ये 19 कहानियां इसमें संकलित हैं। खून की होली नाटक जो कि सुधींद्र का है, जिसमें इस नाटक में यह कथन आप देखें कि सुखी स्वाधीन है जो है उन्हीं के रंग की होली, गुलामों के लिए होली सदा है खून की होली। प्रवासी साहित्यकार इला प्रसाद का उपन्यास रोशनी आधी अधूरी सी, ये उपन्यास है इला प्रसाद का, रोशनी आधी अधूरी। और इनका एक नाटक, इनकी एक कहानी भी है होली। तो रोशनी आधी अधूरी सी और होली, इन दोनों में लड़के और लड़कियां गाते हैं कि होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। वहीं प्रवासी साहित्यकार सुधा ओम ढींगरा की एक कहानी है ऐसी भी होली, कहानी सुधा ओम ढींगरा का है। वहीं स्वदेश राणा ने भी होली शीर्षक से कहानी लिखा है। जिस तरीके से प्रवासी साहित्यकार इला प्रसाद ने होली शीर्षक से कहानी लिखा, ऐसे ही स्वदेश राणा ने भी होली शीर्षक से कहानी लिखा है। शैलजा सक्सेना की जो कहानी है नीला की डायरी कहानी भी होली पर आधारित है, शैलजा सक्सेना की कहानी है। केसरिया बालम उपन्यास जो हंसादीप का है, ये भी केसरिया बालम, ये भी होली पर आधारित उपन्यास है। कविता वाचकनवी की कहानी है रंगों का पंचांग, ये भी होली पर आधारित कहानी है। तो इस तरीके से आपने होली पर आधारित कहानी और कुछ उपन्यास आपने देखे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और कल ध्यान रखना, आज और कल जो एडमिशन होगा इस होली के उपलक्ष्य में, उसमें फीस में आप देखेंगे कि फीस में 15% की छूट दी गई है। 15% की छूट दी गई है होली में। आज और कल 2 दिन के लिए है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। एक बार पुनः आपको और आपके परिवार को, आपके मित्रों को होली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल अपने पेड मेंबर्स के साथ।